के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंटीरियर यूवीआइटिस के बारे में। एंटीरियर यूवीआइटिस को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं यूवीआइटिस क्या होता है। तो यूवीआइटिस मीन्स, अगर हम यूवीआइटिस की बात करें, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल टिश्यू ओनली। यूवियल टिश्यू की बात करें अगर, तो ये क्या होता है? सेकेंड वैस्कुलर लेयर ऑफ द आईबॉल और कॉल्ड यूवियल टिश्यू। तो ये हमारी क्या हो गई? आईबॉल हो गई। आईबॉल में क्या है? ये द आउटर मोस्ट लेयर इज sclera. It is fibrous layer and it protect the eyeball from outside, and it is the posterior 5/6 part of the eyeball, and the anterior 1/6 is transparent and that is called cornea। ठीक है, तो आगे का 1/6 पार्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं, और जो पोस्टीरियर 5/6 पार्ट होता है इसे हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। ये फाइब्रस होता है, कोलेजन टिश्यू का बना होता है, और ये आईबॉल को आउटसाइड से प्रोटेक्ट करता है। अब अगर इसके सेकंड लेयर की बात करें, सेकंड लेयर क्या होती है? हमारी वेस्कुलर लेयर होती है। ठीक है, तो वेस्कुलर कोट होता है जो आईबॉल का, किसी को क्या कहते हैं हम लोग? पूरे के पूरे वेस्कुलर लेयर को क्या कहते हैं हम लोग? यूवियल टिश्यू कहते हैं। अब यूवियल टिश्यू जो है ये मेनली, यूवियल टिश्यू की बात करें तो यूवियल टिश्यू मेनली किसकी? मेडअप ऑफ 3 कंपोनेंट। तो कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। तो ये मोस्टली 3 कंपोनेंट का बना होता है। तो पहला क्या हो गया? द एंटीरियर मोस्ट, सबसे आगे वाला पार्ट क्या है हमारा? आइरिस से मिलके। दूसरा क्या है? इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो ये दिख रहा है आइरिस के जस्ट पोस्टीरियर, तो ये इसे सीलियरी बॉडी कहेंगे। एंड द थर्ड वन इज द पोस्टीरियर 5/6 पार्ट इज कोरॉइड। तो जो हमारा यूवियल टिश्यू है मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ठीक, 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरॉइड। अब इन्फ्लामेशन की बात करें तो इसी यूवियल टिश्यू के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं हम लोग? यूवीआइटिस कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटीरियर यूवीआइटिस है। ठीक है, तो एंटीरियर यूवीआइटिस की अगर बात करें, एंटीरियर यूवीआइटिस क्या कहेंगे? तो एंटीरियर यूवीआइटिस होता है, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ यूवियल टिश्यू फ्रॉम आइरिस अप टू द पार्स प्लाइकेटा ऑफ सीलियरी बॉडी। तो ये हमारी क्या हो गई? ये मान लीजिए हमारी कोरॉइड लेयर हो गई। आगे आने के बाद ये मेनली सीलियरी बॉडीज होती हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? पार्स प्लाइकेटा कहते हैं। और जो ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है इसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बाद इसे पार्स प्लाना कहते हैं। और जो आगे ये निकला हुआ वाला हिस्सा होता है ये डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक, ये क्या कहते हैं हम लोग? इसको आइरिस कहते हैं। तो इसके ये कंपोनेंट हो गए। तो ये क्या होता है? एंटीरियर यूवीआइटिस क्या होती है? इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल टिश्यू फ्रॉम आइरिस अप टू पार्स प्लाइकेटा। एंटीरियर यूवीआइटिस की बात कर रहे हैं तो एंटीरियर मोस्ट पार्ट ही इसमें इन्वॉल्व होगा। तो ये एंटीरियर मोस्ट पार्ट क्या है? ये हमारी आइरिस हो गई, ये हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गए जिन्हें हम लोग पार्स प्लाइकेटा कहते हैं, और ये पोस्टीरियर पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग पार्स प्लाना कहेंगे, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को कोरॉइड लेयर कहते हैं। ये हमारी हो गई वेस्कुलर कोट के इतने पार्ट हो गए। तो हमारा मोस्टली इन्वॉल्व क्या है एंटीरियर यूवीआइटिस में? आइरिस है और पार्स प्लाइकेटा है। अब हम लोग मेनली एंटीरियर यूवीआइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर एंटीरियर यूवीआइटिस की बात करें हम लोग, तो देख लिया हम लोगों ने डेफिनेशन तो इसकी देख ली, ये हो गई डेफिनेशन हमारी एंटीरियर यूवीआइटिस की। अब इसके बाद आती है, डेफिनेशन के बाद आता है इसका एटियोलॉजी की बात करते हैं। तो एटियोलॉजी में क्या था? अगर एटियोलॉजी को फिर से देखें हम तो एटियोलॉजी मोस्टली क्या था? ये 3 तरह की एटियोलॉजीज़ की हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शस, सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शस, एंड थर्ड वन इज
मैस्क्यूरेट सिंड्रोम। ठीक है, इन्फेक्शंस क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शंस के केस में हो सकता है कि वो कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है, रिकेटेशियल हो सकता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। और ये क्या होंगे? ये इन्फेक्शन आपका आएगा कैसे आँख में? तो ये हो सकता है कि एंडोजीनस इन्फेक्शन हो, कोई शरीर के अंदर का कोई हो, या फिर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, या फिर एक्जोजीनस इन्फेक्शंस की वजह से हो। नॉन इन्फेक्शंस की बात करें तो नॉन इन्फेक्शंस जो पैथोलॉजीज होती हैं हमारे शरीर में, वो होती हैं ऑटो इम्यून यूवीआइटिस हो सकती है, या फिर कोई सिस्टेमिक डिजीज़ हो सकती है, या फिर एटोपिक यूवीआइटिस हो सकती है, ट्रोमेटिक यूवीआइटिस की वजह से हो सकता है। ये सब कारण होते हैं। मैस्कुलेट सिंड्रोम की बात करें तो ये न्यूप्लास्टिक लीजन्स की वजह से भी यूवीआइटिस हो सकती है। ये तो हो गई हमारी एटियोलॉजी। अब आगे देखें तो एटियोलॉजी के बाद आता है इसमें हम इसके थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। अगर क्लिनिकल फीचर्स को देखें तो ये क्या है? जो एंटीरियर यूवीआइटिस होता है ये मोस्टली क्या होता है? ये कंबाइंड हमें देखने को मिलता है। कंबाइंड का यहाँ क्या मतलब है? इसमें आइरिस के साथ साथ प्लस पार्स प्लाइकेटा वाला रीजन इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो आइरिस के साथ साथ पार्स प्लाइकेटा वाला रीजन इन्वॉल्व रहेगा। तो इसमें क्या होगा? इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरिडोसाइक्लाइटिस। मैं पहले ये बता देता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट, एरिया इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से क्या क्या नया होगा। तो एंटीरियर यूवाइटिस जो होता है मोस्टली इसको 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा उसी के बेसिस पर नाम लिखेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ आइरिस इन्वॉल्व होता है तो इसे आयराइटिस कहते हैं। आइरिस प्लस पार्स प्लाइकेटा दोनों क्या हो? इक्वली इन्वॉल्व हो, इसे एरिडोसाइक्लाइटिस कहेंगे। एंड द थर्ड वन इज, अगर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए? सिलियरी बॉडी या फिर इन्वॉल्व हो, या फिर पार्स प्लाइकेटा सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व हो, तो इसे क्या कहेंगे? एंटीरियर साइक्लाइटिस। ठीक है, तो मेनली क्या देखने को मिलता है हमें? एंटीरियर यूवाइटिस की अगर बात कर रहे थे तो हमें आइरिस और प्लास प्लाइकेटा का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं? कंबाइंड फॉर्म में तो आइरिडोसाइक्लाइटिस ज़्यादातर होता है एंटीरियर यूवाइटिस में, और इसके साथ साथ आयराइटिस भी देखने को मिलता है और साइक्लाइटिस भी देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन क्या है? आइरिडोसाइक्लाइटिस है। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। क्लिनिकली अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या हो सकता है? एक्यूट हो सकते हैं एंड क्रोनिक के केस में अलग अलग होंगे इसके सिम्टम्स। ये एक्यूट और क्रोनिक दो टाइप की डिजीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? एक्यूट और क्रोनिक केस में, दोनों केस में क्या होंगे? अलग अलग इसके सिम्टम्स होंगे। अगर एक्यूट के केस में देखें, एक्यूट यूवेटिस के केस में देखें तो क्या होता है? जो मेन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं वो क्या हो सकता है? पेन होगा पहले तो, पेशेंट कंप्लेन करेगा। पेन के साथ साथ फोटोफोबिया, उसके अलावा लैक्राइमेशन, डिक्रीज्ड विजन हो सकता है, और रेडनेस प्रेजेंट होगी पेशेंट को। क्रोनिक की बात करें इन्हीं सब सिम्टम्स की तो क्या होंगे? उसमें क्या होता है? जो सिम्टम्स होते हैं बहुत मिनिमम होते हैं। क्रोनिक के केस में कलर होगा आई का, वो क्या होगा? वाइट कलर का होगा। इसमें क्या होगी? इसमें ये एक्यूट केस है तो इसमें ड्यू टू द एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है? रेडनेस हमें मिलती है, पेशेंट को पेन रहता है, फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन और डिक्रीज्ड विजन की शिकायत रहती है पेशेंट को। पर अगर क्रोनिक यूवेटिस की बात करें तो इसमें क्या होता है? कोई ज़्यादा सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो बहुत ही मिनिमम होते हैं सिम्टम्स, और जो आई का कलर होता है वो वाइट होता है। ठीक है, और अगर साइन की बात करें इसके साथ साथ तो इसमें क्या होगा? सीवियर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, लेकिन सीवियर इन्फ्लामेशन को होने के बावजूद भी आई कलर वाइट होगा और मिनिमल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें। अभी तक जो भी हमने सिम्टम्स डिस्कस किए थे अब उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो फर्स्ट वन क्या था? पेन की बात करते हैं। तो जो पेन होता है वो क्या होता है? पेन मोस्टली क्या होता है? डोमिनेंट होता है एक्यूट यूवीआइटिस के केस में। ठीक है, तो ये मोस्टली हमें किस केस में देखने को मिलेगा? एक्यूट यूवीआइटिस के केस में देखने को मिलता है हमें पेन। ठीक है, और जो ये पेन होगा इसका कैरेक्टर क्या होगा? तो ये क्या होता है?
डल एकिंग पेन होगा जो कि बोरिंग इन नेचर होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, टिपिकली क्या होता है, ये रात के समय बहुत ही वर्स कर जाता है, तो वर्सन एट नाइट। ये क्या करेगा, रेडिएट भी करता है, पेन होगा तो ये रेडिएट कहाँ करता है, जो भी इसका नर्व का कोर्स होता है। तो सप्लाई क्या होती है, ट्राइजेमिनल नर्व की सप्लाई होती है, तो इस वजह से क्या होता है, ये रेडिएट करके मेनली फोरहेड पे और स्कैल वाले रीजन पे जाता है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं रेडनेस की, सेकेंड सिम्टम्स की। तो रेडनेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, सरकम कॉर्नियल कंजेशन देखने को मिलता है, सरकम कॉर्नियल कंजेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, एंटीरियर सीलरी वेसल्स होंगी, जो यहाँ पे ये लिम्बल वाले एरिया में ये एंटीरियर सीलरी वेसल्स होती हैं, क्या करती हैं, कंजेशन हो जाता है इनका। इसकी वजह से क्या होता है, सरकम कॉर्नियल कंजेशन की वजह से क्या होता है, रेडनेस बढ़ जाती है। अब रेडनेस क्यों बढ़ती है, कंजेशन क्यों होता है इनका, तो ये मेनली होता है हिस्टामीन या हिस्टामीन लाइक सबस्टांस या फिर रिफ्लेक्स की वजह से या टॉक्सिन्स की वजह से होता है, तो रेडनेस देखने को मिलती है। तीसरा सिम्टम्स क्या था, फोटोफोबिया और फोटोफोबिया। तो फोटोफोबिया की बात करें तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्स की वजह से हमें फोटोफोबिया देखने को मिलती है। तो रिफ्लेक्स की वजह होता है फिफ्थ और सेवेंथ नर्व के रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है, हमें फोटोफोबिया देखने को मिलता है। अब अगर लेक्राइमेशन की बात करें तो लेक्राइमेशन जो होगा ये क्या होगा, ये लेक्राइमेटरी रिफ्लेक्स की वजह से होगा। तो लेक्राइमेशन मोस्टली क्या होता है, फिफ्थ और सेवेंथ नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से, ठीक है। तो सिक्रेटो मोटर फाइबर्स होते हैं सेवेंथ नर्व के, तो सिक्रेटो मोटर फाइबर जब स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होने की वजह से क्या हो जाता है, लेक्राइमेशन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की डिफेक्टिव विजन की। अगर डिफेक्टिव विजन की बात करें तो अगर कोई पेशेंट होगा आइरिडोसाइक्लाइटिस का, तो उसमें क्या होता है, उसको स्लाइड ब्लरिंग के साथ साथ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लरिंग भी देखने को मिले। तो स्लाइड ब्लरिंग क्या होगी, जो होगी वो अर्ली फेज में देखने को पेशेंट को मिलेगी, जबकि जो सीवियर ब्लरिंग होगी वो क्या होगी, लेट फेज ऑफ द डिजीज में आइरिडोसाइक्लाइटिस में उसको देखने को मिलेगी। अब इस कौन कौन सा फैक्टर होगा जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, हो सकता है पेशेंट को पहले से माइपिया रहा हो और वो सीलियरी स्पाजम की वजह से इंड्यूस्ड हो गया हो, तो पेशेंट को मायोपिया इंड्यूस्ड हो गया हो, ठीक, इसकी वजह से हो सकता है। या फिर हो सकता है कॉर्नियल हेजीनेस, एक्वस टर्बिडिटी की वजह से हो सकता है, या फिर साइनेकी के फॉर्मेशन की वजह से, यानी हमारी जो आइरिस है वो पोस्टीरियरली चिपक सकती है एंटीरियर कैप्सूल से लेंस के, या फिर एंटीरियर चिपक सकती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया से। इसकी वजह से क्या होता है, साइनेकी फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसकी वजह से अगर पोस्टीरियरली चिपकती है तो उसकी वजह से कैटरैक्ट होगा, और एंटीरियर चिपकती है तो सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है, और मेनी मोर प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं इसके साइन की। अगर साइन देखें तो साइन मेनली पेशेंट के देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्लिट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में क्या क्या हमें फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, फर्स्ट वन क्या मिलेगा हमें, लिड एडिमा मिल सकता है, लिड एडिमा मिलेगा, ठीक है। तो लिड एडिमा जो होगा वो माइल्ड टाइप का होगा, इसमें बहुत ज़्यादा एडिमा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेनली इन्फ्लामेशन किसका है, यूवियल टिश्यू का है, तो ज़्यादा हमें लिड एडिमा देखने को नहीं मिल सकता है। ये मोस्टली लिड एडिमा देखने को मिलता है जब सीवियर अटैक हो, एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस का, ठीक है। तो सीवियर अटैक ऑफ एंटीरियर यूवियाइटिस में देखने को मिल सकता है, सीवियर एक्यूट अटैक ऑफ एंटीरियर यूवियाइटिस के केस में देखने को मिलेगा लिड एडिमा। अब बात करते हैं हम लोग सरकम कॉर्नियल कंजेशन की। तो सरकम कॉर्नियल कंजेशन ये हमारी आई हो गई, ये हमारा कॉर्निया हो गया। तो कॉर्निया के चारों तरफ क्या होंगी, ब्लड वेसल्स बहुत सारी डायलेटेड रहेंगी, बहुत सारी डायलेटेड रहेंगी, और
बहुत सारा एंगॉर्जमेंट रहेगा ब्लड वेसल्स की, इसकी वजह से क्या होगा हमें सर्कम कॉर्नियल यानी सर्कमफ्रेंस में, कॉर्निया के सर्कमफ्रेंस में क्या होगा हमें कंजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेनली आयरडोसाइक्लाइटिस के केस में बहुत ही मार्क देखने को मिलता है, लेकिन अगर क्रोनिक केस हो आयरडोसाइक्लाइटिस का तो उस केस में देखने को नहीं मिलता है, एक्यूट केस में ये अच्छे से देखने को मिलता है। इसको क्या करते हैं, इससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस। नाउ द नेक्स्ट साइन इज कॉर्नियल साइन। तो हमें कॉर्निया में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे ये देखते हैं। तो कॉर्नियल चेंजेस हमें क्या क्या मिलेंगे, तो फर्स्ट वन क्या है, कॉर्नियल एडिमा देखने को मिल सकता है। सेकेंड वन केपीज देखने को मिलेंगी, किरेटिक प्रेसिपिटेट देखने को मिल सकते हैं कॉर्निया में। एंड पोस्टीरियर कॉर्नियल ओपेसिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके देखते हैं। केपी, पहले कॉर्नियल एडिमा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉर्नियल एडिमा की अगर बात करें तो कॉर्नियल एडिमा हमें किस केस में देखने को मिल सकता है, अगर टॉक्सिक एंडोथिलाइटिस है या फिर रेज्ड इंट्राक्युलर प्रेशर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉर्नियल एडिमा होगा। अब बात करते हैं केपीज की। केपीज क्या होते हैं, किरेटिक प्रेसिपिटेट होते हैं। ये क्या होता है, पैथोगनोमिक फीचर होता है यूवीआइटिस का, एंटीरियर यूवीआइटिस का। ठीक है, ये क्या होती हैं, जो केपीज होती हैं इनके बारे में बात करें तो ये क्या होती है, प्रोटीनियस सेलुलर डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कॉर्निया के पीछे, ये हमारी कॉर्निया हो गई। ठीक, कॉर्निया के पीछे क्या होती हैं, ये सेलुलर प्रोटीन्स आके डिपॉजिट होती हैं यहाँ पे, केपीज का फॉर्मेशन का बनाती हैं। ठीक है, और ये अगर मोस्टली देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर फैशन में होती है जो कि सेंटर ऑफ कॉर्निया में प्रेजेंट रहती हैं। इन्फीरियर पार्ट क्या होता है इसका, एक्वस ह्यूमर से चिपका हुआ होता है। अगर इसके केपीज के कंपोजिशन एंड प्लस मॉर्फोलॉजी की बात करें तो क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सीवीआरटी पे, ड्यूरेशन पे और टाइप पे कि किस तरह की यूवीआइटिस है। तो कितनी सीवियर यूवीआइटिस है, कितना ड्यूरेशन हुआ है यूवीआइटिस को और किस टाइप की यूवीआइटिस है उस पर डिपेंड करता है इसके कंपोजिशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ द केपीज की। तो अब अगर कुछ केपीज की बात करें तो पहला क्या आता है इसमें, मटन फैट केपीज। ठीक है, तो मटन फैट केपीज की बात की जाए तो ये मेनली किस में दिखता है, ग्रैनुलोमैटस आयरिडोसाइक्लाइटिस में दिखता है। तो जो हमारा मटन केपीज होंगे वो मोस्टली ग्रेनुलोमैटस आयरिडोसाइक्लाइटिस में देखने को मिलते हैं। और ये बना किसका होता है, ग्रेनुलोमा है तो एपिथेलियोइड सेल्स होंगी प्लस मैक्रोफेजेस होते हैं। अब इसके शेप साइज की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये लार्ज साइज के होते हैं, थिक होते हैं एंड फ्लफी होंगे एंड लार्डेसियस होंगे। लार्डेसियस मतलब ये एकदम चिपचिपे से होते हैं। लार्डेसियस केपीज देखने को मिलेंगे, तो ये क्या होंगे, थिक होंगे, लार्ज होंगे, फ्लफी और लार्डेसियस केपीज देखने को मिलती है हमें। और ये क्या होता है, ग्रीसी और वैक्सी अपीयरेंस होता है, ग्रीसी होते हैं और वैक्सी होते हैं। ये बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, 10 to 15, तो इनको हम आसानी से गिन सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड वन की, तो ये क्या होता है, स्मॉल और मीडियम केपीज की बात करते हैं। तो स्मॉल और मीडियम केपीज की बात करें तो ये नॉन ग्रेनुलोमैटस डिजीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नॉन ग्रेनुलोमैटस यूवाइटिस में ये देखने को मोस्टली मिलता है। और ये किसका बना होता है, ये तो ये लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। वहाँ क्या थी अभी इससे पहले, इसमें एपिथेलियोइड सेल्स और मैक्रोफेजेस थे, ग्रेनुलोमैटस टिश्यू था वो। अब ये नॉन ग्रेनुलोमैटस, तो इसमें लिम्फोसाइट का डिपोजिशन होता है। ये क्या होती है, बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, डिस्क्रीट होती हैं एंड डर्टी वाइट होंगी। ये डर्टी वाइट कलर में होती हैं। ठीक है, और इरेगुलरली अरेंज होती हैं बैक ऑफ द कॉर्निया पे। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने मटन फैट केपीस और स्मॉल और मीडियम साइज के केपीस के बारे में जाना। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज फाइन केपीस। अगर फाइन केपीस की बात करें तो क्या होती है, ये हमारी कॉर्निया हो गई। तो ये कॉर्निया के पीछे वाले हिस्से में
टोटली क्या करेंगी, ये बहुत ही फाइन होती है, बहुत ही छोटी होती हैं, और ये क्या डस्ट लाइक होती हैं। तो ये टोटली पूरी की पूरी जो एंडोथीलियम होती है, हमारी कॉर्निया की 6 लेयर होती हैं, जो एकदम इनर मोस्ट होती है उसे एंडोथीलियम कहते हैं, जो आउटर मोस्ट होती है एपिथीलियम होती है। उसके बाद पॉमन कैप्सूल आती है, स्ट्रोमा आता है, और डेस्मेट मेम्ब्रेन, प्री डेस्मेट मेम्ब्रेन, डेस्मेट मेम्ब्रेन, उसके बाद हमारी आती है एंडोथीलियम। तो बात करें अगर हम एंडोथीलियम की, तो ये इनर मोस्ट लेयर पे ऐसे चिपकी होती हैं, एकदम डस्ट लाइक होती हैं, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग एंडोथीलियल डस्टिंग भी कहते हैं इन केपीस को। और ये मोस्टली किस केस में देखने को मिलती हैं, तो ये जो केसेस हैं जैसे कि फुक्स हेटेरोक्रोमिक आयरिडोसाइक्लाइटिस के केस में मिलेगी। उसके बाद हर्पीज आयराइटिस के केस में मिल सकती है। ठीक है, तो फाइन केपीज क्या होती है, फाइन केपीज डस्ट लाइक होती है, बहुत ही माइन्यूट इनका साइज होता है, और ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया पे डस्ट लाइक अटैच रहती है, चिपकी हुई होती है, इसलिए इनको एंडोथेलियल डस्टिंग भी कहते हैं। और ये मोस्टली देखने को मिलती है फुक्स हेटेरोक्रोमिक आयरिडोसाइक्लाइटिस, हर्पेटिक आयराइटिस के केस में, और साइटोमेगालोस वायरस की वजह से राइनाइटिस जो होती है, रेटिनाइटिस जो होती है, उस केस में भी देखने को मिलती है हमें। एंड द नेक्स्ट वन इज ओल्ड केपीज। ओल्ड केपीज की बात करें तो क्या होती हैं, ये ओल्ड मटन फैट केपीज जो होती हैं वो क्या होते हैं, ग्लास लाइक अपीयरेंस हो जाता है, इसमें हाइलेनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये डर्टी नहीं होंगी, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसी होंगी, ग्लास लाइक अपीयरेंस होगा इनका। And the next one is posterior corneal opacity की बात करते हैं। इट इज फॉर्म ड्यू टू द लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस ऑफ आयरिडोसाइक्लाइटिस। ठीक है, तो पोस्टीरियर कॉर्नियल ओपेसिटी जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग केस अगर कोई आयरिडोसाइक्लाइटिस का है तो उस केस में हमें ये देखने को मिलता है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग केस है कोई अगर आयरिडोसाइक्लाइटिस का, तो उस केस में हमें क्या होगा, पोस्टीरियर कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, एंटीरियर चैम्बर के चेंजेस देखने हैं। एंटीरियर चैम्बर की बात करेंगे हम लोग। तो एंटीरियर चैम्बर के साइन क्या होंगे, तो पहला क्या होगा, इसमें हमको एक्वस सेल्स दिखाई पड़ेंगे एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो होगा साइन क्या होगा, एक्वस सेल्स होंगी। ये क्या होता है, अर्लीस्ट फीचर होता है, अर्लीस्ट फीचर होता है आयरिडोसाइक्लाइटिस का। तो एक्वस सेल्स में देखने को मिलती है, जो कि अर्लीस्ट फीचर होता है आयरिडोसाइक्लाइटिस का। अब इसको हमें काउंट करने के लिए क्या करना होता है, 1 mm लेंथ की प्लस 1 mm वाइड क्या होते हैं, स्लिट लैम्प बीम लेते हैं। 1 mm लेंथ होगी, 1 mm वाइड होगी, स्लिट लैम्प बीम लेंगे, उससे क्या करेंगे हम लोग, और वो जो बीम होगी वो क्या होगी, हाई लाइट इंटेंसिटी होगी इसकी, एंड मैग्निफिकेशन होगा इसका। तो 1 mm लेंथ होगी, 1 mm वाइड होगी, स्लिट लैम्प बीम लेंगे हम लोग, और उसको जो कि हाई इंटेंसिटी और मैग्निफिकेशन पे होगी, और इसको हम लोग काउंट करके ग्रेड करेंगे एक्वस सेल्स के हिसाब से। तो जो एक्वस सेल्स होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, जो हमारी ये आइरिस हो गई, आइरिस के पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है, उनके डायलेशन की वजह से क्या होता है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, आके डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, ये मेनली न्यूट्रोफिल्स होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, एक्वस सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तब क्या करेंगे, इनको अब काउंट करेंगे, 1 mm वाइड और 1 mm लेंथ की स्लिट लैम्प बीम लेते हैं, जो हाई इंटेंसिटी और मैग्निफिकेशन पे होगी, और उससे हम काउंट करेंगे। तो अगर हम काउंट करते हैं तो इसको ग्रेडिंग देते हैं। ग्रेडिंग किस बेसिस पे करेंगे, सन क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो सन क्लासिफिकेशन क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूवीआइटिस नॉमेनक्लेचर। ठीक, इसके बेसिस पे हम लोग ग्रेडिंग करते हैं। तो कैसे ग्रेडिंग करेंगे इसकी, तो ग्रेडिंग करने के लिए अगर हम लोग स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करते हैं, और एग्जामिनेशन में क्या मिलती है हमें, 1 सेल से कम मिलती है। ठीक, तो ये क्या होता है, माइनस होगा। और अगर 1 से 5 सेल्स मिलती हैं तो ये प्लस माइनस हो सकता है। और अगर 6 से 15 मिलती हैं तो ये +1 ग्रेड होगा इसका। और अगर ये
16 से 25 सेल्स मिलती हैं तो +2 ग्रेड होगा, और अगर ये 26 से 50 सेल्स मिलती हैं तो +3 ग्रेड होगा, और मोर देन अगर 50 मिलती है तो ये क्या होगा, +4 ग्रेड होगा। ठीक, तो इस तरह के सेल्स मिलेंगी तो इस हिसाब से हम इसकी ग्रेडिंग करेंगे। द नेक्स्ट साइन ऑफ द इंटीरियर चैम्बर इज एक्वस फ्लेयर। अभी क्या देखा था हम लोगों ने, एक्वस सेल्स देखी थी, अब आती है एक्वस फ्लेयर की। एक्वस फ्लेयर की बात करें तो क्या होता है, ये अर्लीस्ट साइन होता है एंटीरियर चैम्बर का, ठीक है, आयरोडोसाइक्लाइटिस का एंटीरियर चैम्बर में, तो ये अर्लीस्ट साइन होता है। एक्वस फ्लेयर होता क्या है, इसकी बात करें तो क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी यहाँ पे, ये क्या करेंगे, लीक आउट करती हैं। लीक आउट करने की वजह से एंटीरियर चैम्बर में क्या होता है, प्रोटीनियस पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर में डैमेज्ड ब्लड वेसल्स जो होंगी या फिर जो इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल्स होंगी उनसे क्या करेंगे, प्रोटीनियस सबस्टांस रिलीज होते हैं। ये मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक, और इसमें से क्या आ रही हैं, ये डैमेज हो गई हैं जगह जगह से, तो इसमें से क्या होता है, प्रोटीनियस सबस्टांस निकल के एक्वस चैम्बर में इस वाले रीजन में आते हैं मोस्टली। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसको स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करें पॉइंट ऑफ बीम से, ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन वी फाइंड दैट प्रोटीन पार्टिकल्स, इसमें क्या मिलेंगे हमें, प्रोटीन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। और जो ये प्रोटीन पार्टिकल्स क्या होंगे, ये मूव कर रहे होंगे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, ये मूव करते हैं इस किस मूवमेंट के थ्रू, तो ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं या फिर टिंडल फिनोमिना कहते हैं इसको। ये मतलब एक्वस फ्लेयर जो होते हैं वो किस केस में मिलते हैं, तो ये नॉन ग्रेनुलो मैटर्स के केस में देखने को ज़्यादातर मिलता है। अब इसको भी अगर हम स्लिट लाइट एग्जामिनेशन कर रहे थे उसमें भी क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को काउंट करते हैं, तो इसकी भी हम ग्रेडिंग करते हैं। इसके लिए भी कौन सी ग्रेडिंग है, सन क्लासिफिकेशन की ग्रेडिंग है, यानी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूवीआईटिस नोमेनक्लेचर के हिसाब से ग्रेडिंग की गई है। तो अगर 0 सेल्स हैं, 0 फ्लेयर्स हैं तो नो एक्वस फ्लेयर कहेंगे इसे, ये कंडीशन क्या है, नो एक्वस फ्लेयर। अगर +1 ग्रेड किसको कहेंगे, फेंट यानी हल्का फुल्का हो या फिर जस्ट डिटेक्टिबल हो तो ग्रेड 1 कहेंगे। अब ग्रेड 2 की बात करें तो यानी मॉडरेट होंगे, इसमें थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे, और लेकिन इसमें क्या होगा, जो आइरिस होगी वो क्या होगी, क्लियर होगी, उसके साथ साथ लेंस की जो डिटेल्स होंगी यानी लेंस को अच्छे से हम देख पाएंगे। पर अगर ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है, मार्क्ड देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सेल्स होंगी और आइरिस और लेंस क्या होंगे, हमें विजिबल नहीं होंगे। और +4 ग्रेड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यानी इंटेंस फ्लेयर हो जाएंगे, इसमें फाइब्रिन देखने को मिलेगा, ठीक, इसे प्लास्टिक एक्वस भी कह सकते हैं हम लोग। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम इसके, तो क्या देखने को मिलेंगे, हमें हाइपोपियन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हाइपोपियन की बात करें तो क्या होते हैं ये, these are the exudates which are heavy and thick in nature and they are settled down in the lower part of the anterior chamber, ठीक है। तो क्या होते हैं, एक्सुडेट्स होते हैं जो कि हैवी और थिक होते हैं और ये सेटल डाउन किए रहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर चैम्बर में, ठीक। ये हमारा एंटीरियर चैम्बर है, यहाँ पे क्या होंगे, सेटल डाउन कर जाएगा, इसे स्टेराइल पस कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेराइल पस होते हैं जो कि सेटल डाउन होते हैं एंटीरियर चैम्बर में लोअर एंगल की तरफ, जैसे कि ये हमारी आई बॉल हो गई, तो इस वाले रीजन में क्या होगा, ये सेटल डाउन किए रहते हैं, इसे स्टेराइल पस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर में। तो ये क्या होते हैं, हाइपोपियन कितने होते हैं, 2-3 तरीके के होते हैं। तो एक होता है डेंस इमोबाइल हाइपोपियन। डेंस इमोबाइल क्या होते हैं, ये स्लो होते हैं, ठीक है, ये बहुत स्लोली मूव करेंगे और ये क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फाइब्रिन का जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं होता है और ये मोस्टली HLA-B27 एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस के केस में देखने को मिलते हैं। अब अगर दूसरे पियन की बात करें तो क्या होता है, ये कोल्ड हाइपोपियन। कोल्ड हाइपोपियन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मोस्टली इसमें फाइब्रिन का कंटेंट जो होता है बहुत ही मिनिमम होता है और क्या होता है, ये ईजिली
इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर पाते हैं और ये आसानी से एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज हेमोरेजिक hypopyon. And the next sign of anterior chamber is इसके शेप में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। डेप्थ और शेप में चेंजेस क्या हो जाए कि डेप्थ की बात करें तो जो ये हमारा क्या है, आइरिस है। आइरिस अगर पोस्टीरियर साइड में चिपक जाता है लेंस के तो डेप्थ ऑफ द एंटीरियर चैम्बर बिकम डीपर, ठीक है। और अगर ये एंटीरियरली चिपक जाता है तो एंटीरियर चैम्बर का क्या हो जाएगा, डेप्थ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से चिपका हुआ है और कितना ज़्यादा अटैच्ड है या फिर इसका साइनिकी का फॉर्मेशन हुआ है, उस हिसाब से इसका डेप्थ और शेप डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट वन इज चेंजेस इन द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। ठीक, अगर गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें, एंगल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, गोनियोस्कोप होता है, उससे हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो गोनियोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें तो अगर एक्टिव स्टेज है और सेलुलर डिपॉजिट्स हैं, ठीक, या फिर क्रोनिक स्टेज है, ठीक है, तो उसका और साइनिकी का फॉर्मेशन है तो क्या होगा, जो इसका एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये था हमारा साइन ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने, एक्वस सेल्स देखी हमने इसमें, एक्वस फ्लेयर्स देखे, हाइपोपियन देखा और एंटी डेप्थ और शेप ऑफ द एंटीरियर चैम्बर देखा और एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर में चेंजेस हमने देखे। अब हम आगे बात करते हैं आइरिस के बारे में। आइरिस में चेंजेस देखेंगे। आइरिस के चेंजेस की बात करें तो जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, लॉस ऑफ द नॉर्मल पैटर्न। ठीक, जो फर्स्ट चेंजेस में क्या आता है, लॉस हो जाता है, नॉर्मल जो भी पैटर्न होता है हमारी आइरिस का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होगा, चेंज क्यों होगा, क्योंकि क्या है कि एंटीरियर चैम्बर में ये अगर साइनिकी फॉर्मेशन हो गया, साइनिकी फॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा, या फिर इन्फ्लामेशन है आइरिस का, तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाती है, आइरिस एडिमा हो जाता है इसमें, प्लस वाटर लॉगिंग हो जाती है। एडिमा और वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हो जाता है, इसके शेप में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, या फिर एट्रॉफी भी कभी कभी आइरिस की हमें देखने को मिलती है, तो इसकी चेंजेस क्यों हो सकते हैं, एट्रॉफी की वजह से भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट साइन इज इन आइरिस, तो आइरिस का कलर चेंज। ठीक है, तो आइरिस जो होती है हमारी उसमें क्या होता है, ये मडी कलर की हो जाती है। अगर एक्टिव फेज है आइरिडोसाइक्लाइटिस का तो उस केस में क्या देखने को मिलेगी, इनएक्टिव की, अगर एक्टिव केस की बात करें आइरिडोसाइक्लाइटिस का, तो इसमें क्या होगी, हमें मडी आइरिस देखने को मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है या फिर डी पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा हील्ड स्टेज में। अगर एक्टिव स्टेज है तो इसमें मडी आइरिस होगी, उसके बाद हाइपर पिगमेंटेड हो सकती है। पर अगर हीलिंग स्टार्ट हो गई है तो इसमें क्या होगी, हमें डी पिगमेंटेड भी देखने को मिल सकती है। अगर हम नेक्स्ट चेंज की आइरिस की बात करें तो आइरिस नोड्यूल्स होते हैं। जो नोड्यूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिन्हें फर्स्ट वन को क्या कहते हैं, कोपीज नोड्यूल, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड बुसाका नोड्यूल। अगर कोपीज नोड्यूल की बात करें तो ये क्या होते हैं, प्यूपिलरी रीजन पे हमें दिखाई पड़ते हैं, ये छोटे होते हैं साइज में। जबकि बुसाका नोड्यूल की बात करें तो ये आइरिस वाले रीजन पे दिखाई पड़ते हैं और ये इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, बाकी कोई दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, दोनों बस पोजीशन के हिसाब से इनका नाम चेंज हो गया है। अब इसके बात करते हैं बात पोस्टीरियर साइनेकी की, नेक्स्ट चेंज की। तो अगर हमारी आइरिस क्या करे, एंटीरियर कैप्सुलर लेयर से जाके चिपक जाए, तो लेंस के एंटीरियर कैप्सूल से चिपक जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोस्टीरियर साइनेकी कहते हैं। पोस्टीरियर साइनेकी को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन तरीके की होती है। फर्स्ट वन इज सेगमेंटल, सेकेंड वन इज एनुलर, एंड द थर्ड वन इज टोटल पोस्टीरियर साइनेकी। एनुलर सेगमेंटल की बात करें तो आइरिस में भी अडेयर एट सम पॉइंट। ठीक, आइरिस क्या करेगी, ये हमारी आइरिस हो गई, ये हमारा लेंस हो गया, तो आइरिस में समटाइम्स अडेयर एट
सम पॉइंट किसी जगह पे चिपक सकती है। अगर चिपक गई तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइनेकी का मेसली फॉर्मेशन होगा, तो सेगमेंटल साइनेकी हो गया ये। अब बात करते हैं एनुलर साइनेकी की। एनुलर साइनेकी क्या होता है, हमारी जो मार्जिन है आइरिस की, ये मार्जिन है और ये मार्जिन क्या हो, लेंस के एंटीरियर कैप्सूल से चिपक जाए। चिपकने के बाद क्या हो जाएगा इसमें, ये यहाँ पे जो हमारा पोस्टीरियर चैम्बर से एक्वस ह्यूमर ड्रेन करके एंटीरियर चैम्बर में आता था, अब ये ब्लॉक हो गया। ब्लॉकेज की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने को क्या कहेंगे हम लोग, सेक्लूसियो प्यूपिली कहेंगे। और इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा, ये हमारी आइरिस क्या होगी, बल्ज आउट करके बाहर की तरफ आएगी। बल्ज आउट करेगी तो क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस इसको आइरिस बॉम्बे नाम देते हैं हम लोग। ये क्यों होता है, मेनली इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। अब बात करते हैं हम लोग टोटल पोस्टीरियर साइनेकी की। अगर टोटल पोस्टीरियर साइनेकी की बात करें तो टोटल पोस्टीरियर साइनेकी क्या होता है, इसमें आइरिस एंटीरियर कैप्सूल से, आइरिस एंटीरियर कैप्सूल से पूरी की पूरी क्या करे, अटैच हो जाए। अटैच होने की वजह से क्या हो जाए, पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो जाए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोस्टीरियर साइनेकी। इसकी वजह से कंप्लीट टोटल पोस्टीरियर साइनेकी, उसकी वजह से जो एंटीरियर चैम्बर हो गया, हो जाएगा और ज़्यादा डीप हो जाएगा। अब बात करें नियोवेस्कुलराइजेशन की। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नियोवेस्कुलराइजेशन होता है। तो नियोवेस्कुलराइजेशन होता है इसमें। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट साइन की, तो प्यूपिलरी साइन देखेंगे हम लोग। तो प्यूपिल के साइन की बात करें तो क्या हो जाती है हमारी प्यूपिल, मतलब इसमें नैरो प्यूपिल देखने को मिलेगा। एंड द सेकेंड इज इरेगुलर प्यूपिल्स का शेप होगा। जो प्यूपिल का शेप होगा वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाता है। एंड एक्ट्रोपियन प्यूपिल, प्यूपिल क्या होगी, इवर्ट करके बाहर की तरफ जाएगी। तो एक्ट्रोपियन प्यूपिल देखने को हमें इसमें मिलेगा। नेक्स्ट वन इज प्यूपिलरी रिएक्शंस भी कुछ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की। तो नेक्स्ट चेंज किसमें देखने को मिलेगा हमें, लेंस में। तो लेंस में क्या क्या चेंज होंगे, तो द फर्स्ट वन इज पिगमेंट डिस्पर्सल हो सकता है, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज एक्सुडेट, ठीक है। तो बहुत सारा या इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो सकता है कि लेंस पे बहुत सारा आके एक्सुडेट डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। ये मोस्टली किस केस में देखने को मिलेगा, टोटल पोस्टीरियर साइनेकी केस में मिलता है, जिसमें कि प्लास्टिक साइनेकी भी कहते हैं इसको हम लोग। तो इस केस में क्या होगा, ढेर सारा एक्सुडेट डिपॉजिट देखने को मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, ठीक। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब ये पोस्टीरियरली चिपकती है हमारी आइरिस लेंस के कैप्सूल से, तो ये क्या करती है, कैटरैक्ट कॉज करती है। अगर ये आगे की तरफ चिपक जाए कॉर्निया से, तो क्या कॉज करेगा, मेनली सेकेंडरी ग्लोकोमा कॉज करेगा। नेक्स्ट चेंज की बात करें तो हम लोग तो विट्रस और रेटिना में चेंजेस देखने को मिलते हैं। विट्रस और रेटिना में चेंजेस क्या मिलेंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिल सकती हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स देखने को मिल सकती हैं विट्रस में। मैक्युलर एडिमा देखने को मिल सकता है हमें रेटिना में। रेटिनल चेंजेस हो सकते हैं। अब बात करें इसके इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के चेंजेस की, तो ये क्या हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। ये तो स्टेज पे डिपेंड करता है किस कंडीशन में आइराइटिस आइरोडोसाइक्लाइटिस है, किस तरह का स्टेज है उसका। नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज क्यों होगा, साइनेकी फॉर्मेशन की वजह से। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ये सिलेरी बॉडी होती है, ये क्या होता है, यहीं से हमारा एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशंस होता है, यही फॉर्मेशन होता है। जब इसका इन्फ्लामेशन हो गया तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। रुकने की वजह से क्या हो जाएगा, जो एक्वस ह्यूमर होगा वो कम प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वजह से इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम भी हो सकता है। थैंक यू।